शुभ समाचारों में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर की, जिसके सामने इस वक्त कई तरीके की चुनौतियां हैं। रोज हम आप तक खबरें पहुंचाते हैं। आतंकियों के निशाने पर राज्य में रहने वाले हिंदू हैं, तो वहीं इस महीने के आखिरी में अमरनाथ यात्रा भी होने जा रही है। ऐसे में कश्मीर को लेकर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, कल अमित शाह कश्मीर के मसले पर बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में राज्य के मौजूदा हालात के साथ साथ अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा होगी। इस बीच कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं। मसलन कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री पैकेज के तहत सरकारी नौकरी के लिए घाटी लौटे हिंदुओं को अब जिला मुख्यालयों पर तैनात किया जाएगा। ऐसे हिंदू कर्मचारियों को अब तहसीलों या रिमोट एरिया पर ड्यूटी से हटा दिया जाएगा ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे। हालांकि घाटी में आतंक पर सुरक्षा बलों का प्रहार लगातार जारी है। ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए कोशिश यही की जा रही है कि आतंकी कमर तोड़ दी जाए। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कैसे अमन के लिए घाटी में तमाम कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, कश्मीर में हिंदुओं और खासकर कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा के लिए सरकार ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। मसलन प्रधानमंत्री पैकेज के तहत सरकारी नौकरी करने के लिए कश्मीरी घाटी लौटे हिंदुओं को अब जिला मुख्यालय पर तैनात किया जाएगा। तो यह है सुरक्षा का प्लान। इन्हें तैनात किया जाएगा, वहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही उनके रहने के इंतजाम भी अलग से किए जाएंगे। तो फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था यहां पर करने की तैयारी सरकार की तरफ से हो रही है। ऐसे हिंदू कर्मचारी जो अब तहसील या रिमोट एरियाज की ड्यूटी से हटा लिए गए हैं, जाहिर है कि सरकार चाहती है कि घाटी में हिंदू बेखौफ होकर काम करें और घाटी में सुरक्षा का माहौल बना रहे। बात एक और जगह जहां बहुत सुरक्षा की जरूरत है। देखिए, इस साल अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होने जा रही है। ये यात्रा 43 दिनों तक चलती है, जिसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि जो दर्शन के लिए आने वाले लोग हैं, भक्तगण हैं, उन्हें किसी भी तरीके का परेशानी का सामना ना करना पड़े। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं, उसे देखते हुए केंद्र सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया है और इसी सिलसिले में कल गृह मंत्री अमित शाह दूसरी बैठक करने जा रहे हैं। खत्म होने वाला है बाबा बर्फानी के भक्तों का इंतजार। जयकारों से गूंजेगा बाबा का धाम। 2 साल बाद फिर शुरू होने जा रही है अमरनाथ यात्रा। बाबा बर्फानी के करोड़ों भक्तों को जिस पल का इंतजार था, वो पल आने वाला है। 30 जून से अमरनाथ यात्रा का आगाज होने जा रहा है। इस यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार ने खास तैयारियां की है। वक्त कम बचा है, इसलिए इन तैयारियों को तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात और टारगेट किलिंग को देखते हुए भी इस बार यात्रियों की सुरक्षा एक अहम पहलू है। यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी स्तर पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसी को पुख्ता करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह 3 जून को अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस यात्रा को लेकर यह बैठक दूसरी बार होने जा रही है, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने 30 जून से शुरू होने जा रही इस यात्रा के लिए खास सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है, जिसके तहत अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सभी अर्धसैनिक बलों को लगाया जाएगा, जो अमरनाथ यात्रा के दोनों रूटों की कड़ी निगरानी करेंगे। इन रूटों को ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा ताकि हर छोटी से छोटी हलचल पर पैनी नजर रखी जा सके। इतना ही नहीं, इस बार यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID भी जारी की जाएगी। इसके जरिए सभी श्रद्धालुओं की पहचान सुनिश्चित होगी। अधिकारियों के मुताबिक ये RFID टैग तीर्थ यात्रियों को ट्रैक करने और ये बताने में मदद करेंगे कि वो शख्स कहां पर है। इसके अलावा CRPF की बुलेट प्रूफ एंटी माइन व्हीकल की संख्या इस साल यात्रा रूट पर बढ़ा दी जाएगी और यात्रा रूट के ऊंचाई वाले इलाकों में स्नाइपर तैनात किए जाएंगे। हाल के दिनों में पाकिस्तान की सुरंग और ड्रोन वाली कई साजिशों को सुरक्षा बल ने नाकाम किया है और आगे भी आतंकी कोई वारदात को अंजाम न दे पाए, इसके लिए सुरक्षा बल बेहद चौकन्ने हैं।
उम्मीद जताई जा रही है कि 2 साल बाद शुरू हो रही इस यात्रा में करीब 8 लाख श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, जिनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 11 अप्रैल से चल रही है। लोग ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। घाटी में अमन बहाली के लिए सरकार मुस्तैद है और सुरक्षा बल लगातार आतंक पर करारा प्रहार कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकी घबराए हुए हैं और अब यही कारण है कि आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। चलिए आपको बता दें कि कैसे घाटी में आतंक के खिलाफ सैन्य बलों का ऑपरेशन इस वक्त काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पिछले 7 दिनों की अगर बात कर ली जाए तो 9 मुठभेड़ें हुई हैं, जिसमें करीब 16 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। 25 मई की अगर बात की जाए तो बारामूला में नाजी भट्ट में 3 आतंकी ढेर किए गए। बिल्कुल बैक टू बैक सफाया देखी जा रही है। 26 मई को कुपवाड़ा के एक गांव में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने टारगेट किल किया और 27 मई को 2 अलग अलग एनकाउंटर ग्रुप, जिसमें से 2 आतंकी ढेर हुए हैं। तो बैक टू बैक ये सफाया जारी है। वहीं अगले दिन यानी कि 28 मई को अनंतनाग के शीटीपोरा में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। 30 मई को 2 मुठभेड़ें हुई, जिसमें 4 आतंकियों का खात्मा हुआ है। देखिए, इस साल जनवरी से अप्रैल की अगर हम बात करें तो सुरक्षा बलों ने 62 आतंकियों का सफाया किया है। जनवरी से अप्रैल तक लश्कर के 39 आतंकी मारे गए और यही नहीं, हम आपको बता दें, जनवरी से अप्रैल तक जैश-ए-मोहम्मद के 15 आतंकियों का खात्मा हुआ। ज्यादातर ऑपरेशन सेना ने कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर चलाए हैं। पिछले साल यानी कि 2021 की अगर बात कर ली जाए तो ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 182 आतंकी ढेर किए गए हैं और यही इसका मुख्य मकसद भी है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया जाए जो घाटी में अशांति फैलाना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जनवरी 2022 तक सुरक्षा बलों ने 439 आतंकियों को मार गिराया है। और देखिए, अब बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। जातिगत जनगणना की करेंगे हम बात। और बिहार की राजनीति में पिछले कुछ सालों में ऐसी तस्वीरें हमको देखने को नहीं मिली जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों किसी एक मुद्दे पर एक मत नजर आए, एक फैसला उनका नजर आए। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों नेताओं की राय एक समान है, एक जैसी है, वो है जातिगत जनगणना। इस मुद्दे पर दोनों नेता आपसी मतभेद को भुलाकर केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना कराने के लिए गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं और अब एक बार फिर से जातिगत जनगणना की मांग बिहार से उठी है। पटना में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में बिहार में किस तरीके से जातीय जनगणना कराई जाए और इसकी रूपरेखा क्या होगी, इन सभी विषयों पर सभी राजनीतिक दलों ने अपना पक्ष रखा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में अपने अपने तर्क दिए। बता दें कि बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से पूर्व में 2 बार सर्वसम्मति से जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव पास हो चुका है, मगर इसके बावजूद भी तब तक सरकार जो है, तब तक राज्य में जातिगत जनगणना नहीं कराई गई। इसलिए इस बार लगता है कि शायद इस बार ये प्रक्रिया पूरी हो सके। तो चर्चा जातिगत जनगणना की शुरू हो गई है, तो आपको बताते हैं कि कब कब जातिगत जनगणना कराई गई है। देश में पहली बार जातिगत जनगणना आज़ादी से पहले साल 1931 में कराई गई थी, तो वहीं दूसरी बार 1941 में ये जनगणना हुई थी। लेकिन जनगणना रिपोर्ट में गड़बड़ी का दावा करते हुए आंकड़े जारी नहीं किए गए। बिल्कुल, देखिए, देश की आज़ादी के बाद साल 1951 में देश में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन सिर्फ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के आंकड़े ही जारी हुए और इसके बाद होने वाली हर जनगणना ऐसा होता रहा। यूपीए सरकार के दौरान साल 2011 में एक बार फिर से जाति आधारित जनगणना कराई गई। इस जनगणना के आंकड़े भी जारी नहीं हुए। बताया यह गया कि 34 करोड़ लोगों की जानकारी सही नहीं है और इसलिए ये आंकड़े जारी नहीं किए गए। बिल्कुल, देखिए, कर्नाटक में साल 2015 में सिद्धरामैया सरकार ने फैसला लिया था कि वो जातिगत जनगणना कराएंगे। केंद्र में आपत्ति दर्ज कराई गई तो सामाजिक आर्थिक सर्वे नाम से एक सर्वे कराया गया। सर्वे को कराने में कर्नाटक सरकार ने करीब 150 करोड़ रुपए खर्च भी किए। कर्नाटक के सामाजिक आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में 200 नई जातियां भी सामने आ गई। तो ये
हमने आपको आंकड़ा बताया कि आखिर कब कब जातिगत जनगणना देश में हुई थी। चलिए अब आपको जातिगत जनगणना के फायदे और नुकसान भी समझा देते हैं, क्योंकि जब आप एक बड़े मैटर की बात कर रहे होते हैं तब उसके फायदे और नुकसान समझना बेहद जरूरी हो जाता है। जो लोग जातिगत जनगणना कराने की मांग करते हैं उनका ऐसा कहना है कि ऐसा होने से किसी भी जाति की आर्थिक सामाजिक आरक्षण का दायरा बढ़ जाएगा, शिक्षा की वास्तविक स्थिति का भी इससे पता लग जाता है। वहीं इसके विरोध में ये तर्क दिया जाता है कि ऐसा होने पर जातिवाद बढ़ेगा, साथ ही आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए नई लड़ाई शुरू होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल, अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी जगह ठीक है। देखिए, पक्ष में तर्क ये भी दिया जाता है कि देश में पिछड़ेपन की शिकार जातियों का पता चलेगा कि कौन कौन सी जातियां कितनी संख्या में मौजूद है। तो वहीं विपक्ष में ये तर्क दिया जाता है कि जातिगत जनगणना में जो समाज में फूट और वैमनस्य की स्थिति को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि और हम हाईलाइट करेंगे उस बात को कि कितनी जाति के कितने लोग मौजूद हैं देश में। जातिगत जनगणना के पक्ष में ये भी कहा जा रहा है कि पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ देकर उन्हें मजबूत और सशक्त किया जाएगा। उधर उसके विरोध में ये कहा जा रहा है कि जनसंख्या में कम आबादी वाली जातियां परिवार नियोजन छोड़ सकती हैं, जिससे देश की जनसंख्या पर सीधा असर पड़ेगा, इसका खतरा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, देखिए, पक्ष में ये तर्क भी दिया जाता है कि जनगणना से पता चलने पर कमजोर तबके के लिए विकास योजनाएं बनाने में सरकारों को आसानी हो जाएगी, मार्जिनल सोसाइटी के लिए। वहीं विपक्ष में तर्क दिया जाता है कि जाति आधारित राजनीति को बढ़ावा मिलेगा, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने फायदे के लिए जातियों को लुभाएंगी। चलिए, तो ये नुकसान और फायदे हैं। और अब बात हिंदुस्तान की बॉक्सर बेटियों की करेंगे। गोल्डन पंच लगाने वाली मुक्केबाज निखत जरीन और उनकी साथियों ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मीटिंग की तस्वीरें भी बाद में निखत ने सोशल मीडिया पर साझा की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों को कामयाबी पर बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद की इन तस्वीरों का सबब शोहरत की उन नई बुलंदियों से है जिसमें भारत के नाम एक मील का पत्थर जड़ा है। बॉक्सिंग की दुनिया में निखत जरीन ने जो बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन बनकर भारत लौटी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें मिलने बुलाया। इस मौके पर सिर्फ निखत जरीन ही नहीं बल्कि उनकी साथी मनीषा मौन और परवीन हुड्डा भी साथ रहीं, जिन्होंने इस्तांबुल में हुई प्रतियोगिता में देश के लिए कांस्य पदक जीते थे। प्रधानमंत्री से हुई इस मुलाकात की फोटो भी निखत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की, जिसमें उनकी शुभकामनाओं और समर्थन के लिए शुक्रिया कहा। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पर तीनों की जर्सी पर अपने हाथों से शुभकामनाएं संदेश दिया। निखत ने प्रधानमंत्री के साथ एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो अपने मेडल को थामे हुए नजर आ रही हैं। निखत जरीन ने 19 मई को इस्तांबुल में आयोजित वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम वर्ग में थाईलैंड की जीतपोंग जूतामास पर 5-0 से जीत दर्ज कर इतिहास अपने नाम कर दिया। ऐसा करने वाली वो 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। इससे पहले महिला जूनियर और युवा विश्व मुक्केबाजी में वो स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। निखत की इस उपलब्धि पर उन्हें तेलंगाना सरकार भी बड़े इनाम से नवाजने की तैयारी कर चुकी है। तेलंगाना सरकार निखत को इनाम के तौर पर 2 करोड़ रुपए देने जा रही है। इसके साथ ही उन्हें हैदराबाद के पौष इलाके में एक प्लॉट देने का भी फैसला किया गया है। वैसे भी 2014 के बाद शायद ही कोई खेल हो जिसमें भारतीयों ने परचम न लहराया हो और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शाबाशी न मिली, उनकी हौसला अफजाई न हुई हो। प्रधानमंत्री मोदी देश का सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों से लगातार मिलते रहे हैं, उनसे फोन पर बात कर उनकी हिम्मत बढ़ाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में डेक्कन क्वीन ट्रेन का जन्मदिन मनाया गया। डेक्कन क्वीन ट्रेन पिछले 92 सालों से बिना रुके मुंबई से पुणे के बीच मुसाफिरों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा रही है। ट्रेन के बर्थडे के मौके पर यात्रियों की सुविधा और मांग को ध्यान में रखते हुए मध्य रेलवे ने डेक्कन क्वीन ट्रेन को नया रूप दिया है। देखिए, जन्मदिन की ये पार्टी खास है। खास इसलिए है क्योंकि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर एक ट्रेन का बर्थडे मनाया गया।
डेक्कन क्वीन ट्रेन के 93वें जन्मदिन की पार्टी में मध्य रेलवे के अधिकारी भी शामिल हुए। मौका खास था, इसीलिए खाने पीने का भी इंतजाम किया गया था। मुंबई से पुणे के बीच चलने वाली ये ट्रेन पिछले 92 वर्षों से मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचा रही है। भारत के इतिहास में भारतीय रेलवे का काफी योगदान रहा है। भारत में यात्रा करने के लिए सबसे आसान तरीका रेलवे को माना जाता है, वो वेस्टर्न रेलवे हो, सेंट्रल रेलवे हो या बाकी कोई भी रेलवे हो। अगर लोगों को यात्रा करनी है तो लोग ट्रेन में ही जाते हैं और ट्रेन में ही अपनी मंजिलों तक पहुंचते हैं। ऐसे में कुछ ट्रेनें ऐसे होती हैं जो सदाबहार होती हैं, सालों से लोगों को यात्रा में उन्होंने मदद की होती है और अपनी अपनी मंजिलों पर तय समय पर पहुंचाया होता है। ऐसी एक ट्रेन है जो मुंबई से पुणे के बीच चलती है। 92 इयर्स जो हैं उस ट्रेन को हो चुके हैं और आज उसका जन्मदिन है। 93 ईयर की जो है ये जर्नी उसने कंप्लीट की है। ट्रेन के बर्थडे के मौके पर यात्रियों की सुविधा और मांग को ध्यान में रखते हुए मध्य रेलवे ने डेक्कन क्वीन को नया रूप दिया। LHB कोच के साथ ये ट्रेन आने वाली 22 जून को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और 23 जून को पुणे से चलने लगेगी। इस ट्रेन के लिए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर में विशेषकर डेक्कन क्वीन के लिए स्पेशल कोचेस डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि बिकॉज ऑफ जो इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से और जो इतनी लोकप्रिय ट्रेन है, ये भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी और ये एकमात्र ऐसी ट्रेन है भारत में जिसमें कि रेस्टोरेंट कार चलती है। डेक्कन क्वीन ट्रेन यात्रियों की सुविधा के लिए 4 AC चेयर कार, 8 सेकंड क्लास चेयर कार, एक विस्टाडोम कोच और एक AC डाइनिंग कार के साथ चलती है, जिसकी शुरुआत 1 जून 1930 को हुई थी, जो देश की पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी और अब इसमें नए LHB कोच लगा दिए गए हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से अत्यधिक मजबूत, हल्के और आरामदायक हैं। यानी इस ट्रेन में 22 जून के बाद यात्रियों का सफर और भी ज्यादा आरामदायक हो जाएगा। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको मिलवाते हैं बोकारो की सावित्री से, जिन्होंने झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में टॉप किया है। बेहद आम परिवार से ताल्लुक रखने वाली सावित्री की इस उपलब्धि पर पिता और पूरा परिवार खुशी से फूले नहीं समा रहा है, क्योंकि हालात ऐसे नहीं थे कि परिवार इसकी कल्पना करता। क्यों, यही बताएगी हमारी ये रिपोर्ट। सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम युवाओं को प्रेरित करने के लिए अक्सर ये बात कहते थे। सावित्री ने इस जुमले को जिया है, तब भी जब हालात इसकी गवाही नहीं देते थे। जिद और जुनून का असर ही रहा कि सावित्री ने झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में टॉप कर दिया। मेरी प्रारंभिक परीक्षा नातू सरकारी स्कूल यहीं बगल से ही हुई और उसके बाद फिर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए गई। वहाँ से मुझे मौका मिला कि मैं बांग्लादेश में अपना ग्रेजुएशन करूँ विद फुल स्कॉलरशिप। तो मैं बांग्लादेश गई, वहाँ पे मैं 4 ईयर का ग्रेजुएशन की। एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है एशियन यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन। इस परिवार की सहजता और बड़प्पन आपको मुरीद बना सकती है। भले ही बेटी ने राज्य PCS में टॉप कर माँ बाप का सिर ऊंचा किया, लेकिन माँ बाप के शब्दों में श्रद्धा है। सफल मेहनत की बहुत और हम लोग को भी आशीर्वाद लगा और हम लोग भी इसके पीछे बहुत पड़ गए थे। इसके पीछे हम लोग खाना पीना थोड़ा बना के देते थे। लोग इसको बोले कुछ काम नहीं करो, तुम अपना पढ़ाई करो। वो भी की और अपना मेहनत की और हम लोग भी थोड़ा साथ दिए। वेल्डिंग करने वाले पिता का भरोसा बेटियों पर भले ही रहा हो, लेकिन हालात साथ देंगे ये भरोसा शायद ही रहा हो। लेकिन आज बेटी की सफलता ने उन्हें और ज्यादा सहज बना दिया है। जब से हमारी बेटी पास हुई है तो पूरा गांव के समाज के लोगों ने आए, मीडिया वाले आए, तो हम लोग का दिल और चौड़ा हो गया। पूरा गदगद है हम लोग, भूख सब मिट गया। इतना मतलब इतना खुशी हो रहा है कि जैसे बजरंगबली भगवान को
फाड़ के दिखा दिए थे कि भगवान अंदर में, उसी तरह हम लोग को लग रहा है और इनका मेहनत का फल है। पति की खातिर यमराज से लड़ने वाली सावित्री और हालात बदलने के लिए लड़ने वाली इस सावित्री में कोई फर्क नहीं है। जिद और जुनून से जिंदगी बदलने वाली कहानी एक जैसी ही होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं बिहार के जमुई सीमा की। कुछ दिन पहले अपने एक पैर पर स्कूल जाने वाली बच्ची सीमा की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। अब सीमा के जीवन में बदलाव आने वाला है। दरअसल भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की एक स्पेशल टीम सीमा से मिलने पहुंची और कृत्रिम पैर लगाने के लिए जरूरी टेस्ट कराए। मतलब जल्द ही सीमा जो है एक पैर पर नहीं बल्कि दोनों पैरों पर अब चल सकेंगी और स्कूल जा सकेंगी। देखिए, बिहार के जमुई की रहने वाली सीमा की जिंदगी बदलने जा रही है। सीमा के माता पिता की मुराद अब पूरी होने जा रही है और वो सपना जो सीमा ने इस मासूम सी उम्र में देखा था वो भी अब पूरा होने वाला है। वो सपना था अपने दोनों पैरों पर चलकर स्कूल जाने का। वो जिद थी गांव की पगडंडियों से होते हुए स्कूल तक जाने की। सीमा की एक टांग से स्कूल जाने का वीडियो वायरल होने के बाद अब केंद्र सरकार की पहल पर इस बेटी की जिंदगी को नए पंख लगने वाले हैं, क्योंकि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की एक स्पेशल टीम सीमा से मिलने पहुंची और कृत्रिम पैर लगाने के लिए जरूरी टेस्ट किए। तो उसमें देखा गया कि उससे सारी टीम हमारी वहां मिली और उसे आश्वस्त की कि उसे जीवन भर, सिर्फ एक बार पैर नहीं, जीवन भर उसको पैर पूरी तरह से फ्री दिया जाएगा। और ये भी देखा गया कि बच्ची अभी छोटी है, जैसे जैसे बड़ी होते चली जाएगी वैसे वैसे इसका पैर चेंज होता चला जाएगा और भारत सरकार की तरफ से उन्नत किस्म का पैर जो कि जर्मनी क्वालिटी का ऑटोबॉक का पैर है वो हम उसे प्रोवाइड करेंगे वहाँ। जाहिर है अब वो दिन दूर नहीं जब सीमा की खुशी और उसके सपनों की कोई सीमा नहीं होगी, क्योंकि अब तक वो सिर्फ एक पांव के जरिए जिंदगी में लंबी छलांग लगाने की कोशिश कर रही थी और उसकी इस कोशिश ने उसके उज्जवल भविष्य की इबारत लिख दी। अब सीमा को जल्द ही ट्रेनिंग के लिए कानपुर बुलाया जाएगा और ट्रेनिंग के बाद उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। अगर आज ये सब मुमकिन हो पाया है तो उसके पीछे इस लड़की की हिम्मत और जज्बा है, जो ये साबित करता है कि अगर हौसला हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। राकेश कुमार सिंह, जमुई, गुड न्यूज टुडे। एक रोचक तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। हापुड़ के एक व्यक्ति को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त रखी थी कि उसे राहगीरों को 1 हफ्ते तक पानी और शरबत पिलाना है। इसकी निगरानी का जिम्मा जिले के डीएम और एसपी को दिया गया था। कल अभियुक्त ने आदेश पर अमल करते हुए स्टॉल लगाकर लोगों को पानी और शरबत पिलाना शुरू कर दिया है। एक जून की ये मेहनत लोगों का गला तर करने के लिए है, जिसमें उन्हें शरबत और पानी परोसा जा रहा है। परोसने वाला नवाब है। अरे नाम ही नवाब है, जिसकी तरफ से राहगीरों को ये पानी और शरबत पेश किया जा रहा है। हालांकि नवाब को इसके लिए हुक्म मिला था हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी जमानत को मंजूर करते हुए ऐसा करने को कहा था, जिसका बाकायदा बैनर भी नवाब ने शरबत पिलाने वाली जगह पर लगा दिया था। दरअसल सिंभावली इलाके में 11 मार्च 2022 को गांव सिखेड़ी में हुए एक मामले में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का केस नवाब पर दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने आरोपी नवाब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और इसके बाद नवाब ने हापुड़ कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन हापुड़ कोर्ट से नवाब की जमानत अर्जी खारिज हो गई। इसके बाद हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई गई थी और इसके बाद इस मामले में हाई कोर्ट ने उसे जमानत देते हुए सांप्रदायिक सद्भावना का ख्याल रखते हुए चौराहे पर लोगों को पानी और शरबत पिलाने का आदेश दिया था।
अपने खेल से क्रिकेट प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर से सभी का दिल जीत लिया और ऐसा काम ही उन्होंने किया है। हाल ही में धोनी ने एक दिव्यांग फैन के साथ मुलाकात कर उनकी इच्छा पूरी की और जिस तरह से व्यवहार किया उसने सभी का दिल जीत लिया। दरअसल लावण्या पिलानिया जो है धोनी की डाई हार्ट फैन है और लावण्या ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके धोनी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। धोनी ने जब लावण्या का ये वीडियो देखा तो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए धोनी ने रांची बुलाकर एयरपोर्ट पर लावण्या से मुलाकात की और उनके साथ कुछ पल बिताए। बहुत ही प्यार से उनसे बातचीत करते हुए नजर आए। धोनी के साथ मुलाकात का वीडियो उनके फैन के द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जो कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। धोनी से मिलकर लावण्या भी बहुत खुश नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जयपुर के क्वींस रोड की रहने वाली लावण्या मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से ग्रसित है। लावण्या बिना किसी दूसरे इंसान की मदद से कुछ भी काम नहीं कर पाती। हेलो एवरीवन, आज मैं सुबह महेंद्र सिंह धोनी से रांची एयरपोर्ट पे मिली। मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे अपने कीमती 10 से 15 मिनट दिया और मुझसे बड़े प्यार से बात करी। जब मैं उन्हें अपने पास बैठा हुआ देखकर इमोशनल हो गई तो उन्होंने मेरे आंसू भी पहुँचे और मुझे ऑटोग्राफ भी दिया। और मैंने जब उन्हें अपना स्केच गिफ्ट किया तो उन्होंने कहा कि वो उसे अपने साथ लेके जाएंगे और उन्होंने मुझे थैंक यू भी बोला। चलिए अब बात करते हैं बैंड बाजा और बारात की। इंडियन क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज दीपक चहर बुधवार को जया भारद्वाज के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आगरा के 5 स्टार होटल में दीपक और जया ने शादी की है। दूल्हा बने दीपक घोड़ी पर बैठकर बैंड बाजे के साथ बारात लेकर होटल पहुंचे। क्रीम कलर की शेरवानी और राजस्थानी साफा पहने हुए दीपक का लुक देखते ही बन रहा था। बारात में बैंड की धुनों पर बारातियों के साथ घोड़ी पर सवार दीपक भी थिरकते नजर आए। मेहमानों ने आतिशबाजी के बीच खूब डांस किया। द्वार चार की रस्म होने के बाद दीपक सीधे मंडप पे पहुंचे। कुछ देर में जया भी मंडप में आई, जहां दोनों एक साथ मेहमानों के सामने थे। वरमाला हुई तो तालियां गूंज उठी। इस शादी में कई पॉलिटिकल और बड़ी हस्तियां भी उन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे थे। शादी का ये जश्न टीम इंडिया के तेज गेंदबाज दीपक चहर के शादी समारोह की है, जो अपनी गर्लफ्रेंड जया भारद्वाज के साथ परिणय सूत्र में बंध गए। आगरा में एक होटल में हुए शादी समारोह में दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और शादी की दूसरी रस्में भी वहीं पर निभाई गई। लेकिन इससे पहले जब दूल्हा बनकर दीपक बारात के साथ होटल के लिए रवाना हुए तो दोस्तों और रिश्तेदारों ने दिल खोलकर डांस किया। बारात में शामिल हर शख्स बैंड की धुन पर थिरकता दिखाई दिया। बारात जब होटल पहुंची तो वहां जया के घर वालों ने दूल्हे के साथ बारातियों का जोरदार स्वागत किया। जया भारद्वाज दिल्ली में अपनी मां और भाई के साथ रहती हैं, जिनकी दीपक चहर से जून 2021 में पहली बार मुलाकात हुई थी। बताया जा रहा है कि दीपक चहर की बहन ने ही दोनों की मुलाकात करवाई थी। पहली मुलाकात के बाद ही दोनों में दोस्ती हो गई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद दीपक ने आईपीएल के दौरान ही सबके सामने जया को अंगूठी पहनाकर शादी के लिए प्रपोज किया था। बताया गया है कि शादी के लिए दीपक चहर और जया भारद्वाज का आउटफिट मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया है। चहर के परिवार वाले भी दुल्हे की ड्रेस से मैच करती हुई थीम में बारात में नजर आए। इससे पहले मेहंदी और संगीत सेरेमनी में भी दीपक चहर और जया का देसी अंदाज लोगों को खूब पसंद आया था। 29 साल के दीपक ने आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत खूब सुर्खियां बटोरी हैं और जब टीम इंडिया के लिए उन्हें खेलने का मौका मिला तो वहां भी उन्होंने अपने हुनर से सबका दिल जीत दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।